देखो भैया इंपॉर्टेंट है ईसीयू। दो तरह के ईसीयू होते हैं साहब, ठीक है, दो तरह के ईसीयू होते हैं। एक ईसीयू होता है 95 वाला ईसीयू, एक होता है अदर देन 95। अब 95 वाले ईसीयू केस में क्या होता है, 95 वाले चार केसेस हैं ऐसे, ठीक है, चार केसेस हैं ऐसे 95 वाले ईसीयू केस में। वो चार केसेस कौन कौन से, ध्यान से सुनना। चार केसेस हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि देखो, इस इन चार केसेस में ना तो सप्लायर टैक्स देगा, ना रिसीवर टैक्स देगा, थर्ड पर्सन ही टैक्स देगा, मतलब ईसीओ टैक्स देगा। तो हमने क्या इसके शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, शॉर्ट फॉर्म ये बनाई थी कि जैसे गीत, हमारी क्लास में जीत था, जीत ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुलाया और फिर स्विगी से खाना मंगवाया, और फिर स्विगी से खाना मंगवाया, ठीक है। जीत ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुलाया और स्विगी से खाना मंगवाया। ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई, ठीक है। देखो भाई, जैसे हमारा जीत है, वो ओला में बैठा, अब ओला वाले ड्राइवर जो भैया हैं, क्या वो टैक्स दे सकते हैं क्या फॉरवर्ड चार्ज में? वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं दे सकते, छोटे हैं, वो कैसे देंगे? क्या गीत देगा? गवर्नमेंट गीत को बोलेगी गीत भैया टैक्स दो, गीत बोलेगा जल्दी ओयो छोड़ भाई, तू क्या टैक्स वैक्स मांग रहा है? ना तो गीत टैक्स देगा, ना ओला वाले भैया देंगे। तो गवर्नमेंट ने ओला कंपनी को बोला, ओला हो गया, उबर हो गया, इनको बोला कि भैया आप टैक्स दो। ओला का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है ना, वो एग्जाम्पल लिया है मैंने ओला। तो गवर्नमेंट ने बोला आप टैक्स दो, 95 वाले ईसीओ हो, अब आप टैक्स दो, तो ये टैक्स देंगे। लेकिन हर पॉइंट का एक एक एक्सेप्शन है। तो इधर क्या एक्सेप्शन है कि अगर अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले ईसीयू के थ्रू, अगर ओला के थ्रू कोई कंपनी ओमनी बस की सर्विस देती है, कौन, कोई कंपनी, सप्लायर अगर कंपनी है और वो ओला पे ओमनी बस की सर्विस देती है, तो उस केस में सप्लायर ही टैक्स देगा फॉरवर्ड चार्ज में। बस 15 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनना, पूरा ईसीयू आपके हाथ में डाल दूंगा, ठीक है। 15 मिनट के लिए हमने क्या बोला कि वैसे तो 95 में ओला ही टैक्स देगा, बट अगर सप्लायर कंपनी है और ओमनी बस की सर्विस दे रही है तो सप्लायर टैक्स देगा। इसी तरीके से ओयो, अब ओयो के केस में क्या है, सपोज करो एक ओयो है, होटल का नाम है होटल फन टाइम, ठीक है, छोटा सा होटल है 4 कमरों का। गीत वहां पहुंचा, गवर्नमेंट ने होटल को बोला होटल फन टाइम को भी टैक्स दो, होटल बोला हम तो अनरजिस्टर्ड है, हम कहां से दें? गवर्नमेंट ने गीत को बोला टैक्स दो, गीत बोला अरे चाबी दो, टैक्स दो। गीत बोला टैक्स कुछ नहीं, जल्दी चाबी दो, आंटी वेट कर रही है। ना तो गीत ने दिया, ना फन टाइम ने दिया, तो गवर्नमेंट ने ओयो को बोला, ओयो हो गया, गोवा बीबू, कोई भी, मतलब अकोमोडेशन सर्विसेज। तो अब इस केस में पता है क्या है, हर पॉइंट का एक एक एक्सेप्शन है, हर पॉइंट का एक एक एक्सेप्शन है। अभी यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि देखो, ओला के केस में तो बोला था कि अगर सप्लायर कौन है, अगर कंपनी और वो ओमनी बस की सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर सप्लायर जो है, होटल फन टाइम जो है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स देगा। अगर होटल खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स देगा, ठीक है, ठीक है भैया। तो हमने क्या बोला, अगर ओयो के केस में सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, होटल वाला अगर रजिस्टर्ड है तो होटल वाला टैक्स दे देगा, और नहीं है वो रजिस्टर्ड तो फिर ईसीओ टैक्स दे देगा। पर कार वाले केस में, ओला वाले केस में, अगर ड्राइवर रजिस्टर्ड है तो ड्राइवर से गवर्नमेंट नहीं लेगी टैक्स। उन्होंने बोला भले ही ड्राइवर रजिस्टर्ड हो, टैक्स तो ईसीओ ही देगा, एक्सेप्ट वन केस कि अगर सप्लायर कंपनी है और वो ओमनी बस की सर्विस दे रही है, ठीक है, ठीक है भैया। थर्ड केस अर्बन क्लैब वाले में आओ। अर्बन क्लैब वाले में भी क्या होता है, जैसे अर्बन क्लैब वाले बहुत तरह की सर्विस देते हैं, कारपेंटर की सर्विस, प्लम्बर की सर्विस है, बहुत तरह की सर्विस देते हैं। तो इन्होंने बोला अगर अर्बन क्लैब वाले केस में भी ईसीओ ही टैक्स देगा, ठीक है, अर्बन क्लैब वाले केस में भी क्या होगा, हाउस कीपिंग सर्विसेज बोलते हैं इसको, अर्बन क्लैब मैंने एग्जांपल लिया, वो भी ईसीओ टैक्स देगा। बट अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे ओयो के केस में था, तो सप्लायर दे देगा, तो सप्लायर दे देगा। देखो अभी तक 3 पॉइंट क्या हुए, ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में ऑलवेज ईसीओ ही टैक्स देगा, एक्सेप्ट अगर सप्लायर कंपनी है और वो ओमनी बस की सर्विस दे रहा है। अकोमोडेशन वाले केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर दे देगा, अदरवाइज ईसीओ देगा, ठीक है। हाउस कीपिंग वाले केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर, अदरवाइज ईसीओ टैक्स देगा। अब स्विगी वाले केस में आओ, रेस्टोरेंट वाले केस में आओ, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है
कि अगर रेस्टोरेंट वाले केस में क्या होगा, ईसीओ ही टैक्स देगा, स्विगी जोमेटो टैक्स देंगे। लेकिन अगर वो सप्लायर जो है ना, जो रेस्टोरेंट का मालिक है जहां से खाना आ रहा है, अगर सप्लायर किसी होटल के अंदर है, तो बड़े होटल से खाना भी तो मंगवा सकते हो आप, अगर सप्लायर किसी होटल के अंदर है और उस होटल के अंदर किसी भी रूम का डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7500 रुपीज, अगर उस होटल के अंदर किसी भी रूम का डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7500 रुपीज है ना, तो फिर उस केस में सप्लायर टैक्स देगा। तो हर चारों का एक एक एक्सेप्शन आया समझ में? ठीक है भैया, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। 95 वाले ईसीयू, 95 वाले ईसीयू केस में क्या होगा, भाई ईसीयू टैक्स देगा, अगर एक्सेप्शन का केस है तो सप्लायर टैक्स दे देगा। ठीक है, अदर देन 95 ईसीयू ये क्या होता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बाकी जितने भी ईसीयू हैं, जो 95 में नहीं वो अदर देन 95 में आ जाएगा। अब अदर देन 95 में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब अदर देन 95 में क्या हो, ध्यान से सुनना। तो देखो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला केस तो सिर्फ दो जगह था, ओयो और अर्बन क्लैप, ओला में और स्विगी में अलग था। गेटिंग इट? चलो अब सुनो, अदर देन 95, जो 95 नहीं हो अदर देन 95। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोज करो साहब, जैसे अपनी क्लास में कौन है, क्या नाम था उसका, प्रथम। ठीक है, अब प्रथम क्या कर रहा है, साड़ियां बेचता है, अमेजॉन से प्रथम क्या कर रहा है, साड़ी बेच रहा है। ठीक है, एवरीवन, यहाँ रजिस्ट्रेशन को भी लिंक करवाऊंगा, सब कुछ लिंक, ध्यान से सुनना, लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बन जाए तो मजा आ जाएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा, मतलब गलती नहीं होगी। ठीक है साहब, अब अपन ने क्या बोला, अपनी क्लास में कौन है, प्रथम है साहब, लाइक करना भी जिन्होंने लाइक नहीं मारा। अब सीन ऐसा है, प्रथम क्या कर रहा है, अमेजोन से साड़ी बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। अब सीन होता क्या है ऐसा, कि अमेजोन कस्टमर को सामान बेच रहा है, मतलब कस्टमर पेमेंट करेगा अमेजोन को, अमेजोन पेमेंट करेगा प्रथम को। ठीक है, कस्टमर पेमेंट करेगा अमेजोन को, अमेजोन पेमेंट करेगा प्रथम को। इस केस में टैक्स कौन जमा कराएगा, तो 95 वाला ईसीयू तो है नहीं जो ईसीयू जमा कराएगा, सप्लायर ही टैक्स जमा कराएगा। 95 वाले ईसीयू केस में ईसीयू जमा कराता है, नॉर्मली तो सप्लायर ही जमा कराता है, तो 95 वाला केस तो है नहीं। ठीक है भैया, ठीक है, 95 वाला केस तो है नहीं, नॉर्मल केस है। अब सीन ये है कि सपोज करो जुलाई मंथ की बात है, जुलाई 2024 की बात है, इमेजिन करो, या चलो अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 2024 की बात है। कस्टमर ने अमेजॉन को 11 लाख रुपए पे करे, लेकिन 1 लाख रुपए का सामान रिटर्न कर दिया, होते ना बहुत सारे कस्टमर रिटर्न भी कर देते हैं, तो रिटर्न कर दिया, तो नेट 10 लाख रुपए की सेल हुई, है ना। अब अमेजॉन प्रथम को क्या कर रहा है, 10 लाख रुपए पे कर देगा। ठीक है, टीसीएस काट के 1% की रेट से टीसीएस कटेगा, 1% की रेट से क्या कटेगा, टीसीएस कटेगा। क्यों काट रहे हैं टीसीएस, एवरीवन 100% अटेंशन, टीसीएस इसलिए काट रहे हैं क्योंकि अमेजॉन पे प्रथम जैसे लाखों हजारों सप्लायर है। तो अगर अमेजॉन क्या करेगा, 10 लाख में से 10,000 काट के अगर प्रथम को 9,90,000 पे कर देगा ना, तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि 10,000 रुपए अमेजॉन ने काटे हैं, इसका मतलब प्रथम ने अमेजॉन से 10 लाख की सेल्स करी है। तो गवर्नमेंट को फिगर पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो अब क्या होगा, अमेजॉन जो ईसीओ है ना, वो क्या करेगा, 1% की रेट से टीसीएस काट के सप्लायर को पेमेंट कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक रखने के लिए। अब फ्यूचर में जब प्रथम अपनी रिटर्न भरेगा, तो अब ये जो टीसीएस का अमाउंट है ना, 10,000 रुपए, ये अमेजॉन, ये प्रथम के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस, क्रेडिट लेजर में नहीं। आईटीसी का जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करता है, पर टीसीएस कटा हुआ कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करता है, तो ये प्रथम के कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा 10,000 रुपए। अब प्रथम जब अपनी जीएसटी लाइबिलिटी पे करेगा, सपोज करो 10 लाख की साड़ी बेची, साड़ी पे जीएसटी क्रेडिट इमेजिन करते हैं 12% या 12%, तो प्रथम के ऊपर 1,20,000 की लाइबिलिटी आई, तो प्रथम इस 10,000 का बैलेंस को तो यूज कर लेगा, बचा हुआ 1,10,000 रुपए खुद पे कर देगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, अब इस केस में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सपोज करो अमेजॉन को 10 लाख रुपए प्रथम को पे करना था, 10 लाख रुपीज प्रथम को पे करना था अमेजॉन को। ठीक है,
लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था टीसीएस से रिलेटेड, उसमें क्या आया था वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब अमेजॉन ने बोला कि देख भाई प्रथम 20% कमीशन हमारा है, 20% कमीशन हमारा है, तो हम तेरे को 8 लाख रुपए दे देंगे 10 की जगह, क्योंकि 20% कमीशन तो हमारा है, हम कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं जो फ्री में सर्विस कर रहे हैं, कमीशन तो लेंगे ना। सवाल ये आता है कि अब टीसीएस 10 लाख पे काटे या 8 लाख पे काटे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके इस अटेम्प्ट में, केस स्टडी बन सकती है। कौन सी केस स्टडी बनेगी वो ही बता दूंगा, वो क्वेश्चन ही करा दूंगा आपको पूरा। टीसीएस किस वैल्यू पे काटे? टीसीएस 10 लाख रुपए पे काटे। क्यों साहब? क्योंकि गवर्नमेंट को प्रथम की सेल्स पता करनी है कि प्रथम की सेल्स कितनी है। सेल्स तो ब्रो 10 लाख की थी, 2 लाख का तो खर्चा था कमीशन का, सेल्स तो 10 लाख का है, जीएसटी सेल्स वैल्यू पे दिया जाता है, जीएसटी 8 लाख पे नहीं लगेगा, जीएसटी 10 लाख पे लगेगा। जीएसटी सेल वैल्यू पे लगता है, खर्चों के बाद नहीं लगता, कोई प्रॉफिट पे नहीं लगता टैक्स, जीएसटी टर्नओवर पे लगता है, टर्नओवर तो 10 लाख का है ना, 8 लाख पे नहीं पे होगा टीसीएस, 10 लाख पे टीसीएस कटेगा, 8 लाख पे मत काट देना टीसीएस, गेटिंग इट, 10 लाख पे टीसीएस। अगला पॉइंट ये आता है, सपोज करो 95 वाला ईसीओ है, ओला, ओला ने कस्टमर से खूब सारे पैसे ले लिए और फिर ड्राइवर को पे करे, सपोज करो 2 लाख रुपए की सेल हो गई, अब 2 लाख रुपए वो ड्राइवर को पे कर रहा है, क्या टीसीएस काटेगा? क्यों काटेगा? सारा का सारा टैक्स ही जब ओला को जमा कराना है तो टीसीएस क्यों काटेगा? नहीं काटेगा टीसीएस। जब सारा टैक्स ही ओला को जमा कराना है तो फिर टीसीएस क्यों काटेगा? अच्छा सपोज करो सर, अगर सप्लायर कंपनी है और वो ओमनी बस की सर्विस दे रही है, इस केस में तो सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी है, हाँ तो काटेगा फिर 1%, तो काटेगा 1%, तो काटेगा। अगर लायबिलिटी पूरी ईसीओ पे है तो क्यों काटेगा? अगर लायबिलिटी सप्लायर पे है तो टीसीएस काटेगा। गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? सबसे अच्छी बात है कि 3.5 घंटे बाद भी 1700 लोग लाइव, कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स। 1600, 1700, 1700, 1750, 1800, ये तो अच्छा डेटा है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात है, सभी लोग, एवरीवन, अगर प्रथम अमेजॉन से एग्जाम सप्लाई करे, अगर साड़ी एग्जाम हो तो अमेजॉन टीसीएस काटेगा क्या? अरे क्यों काटेगा? जब सप्लायर की सप्लाई ही एग्जाम है तो फिर क्यों काटेगा? जब उसको टैक्स ही जमा नहीं कराना तो वो 1% भी क्यों काट रहा है? तो भी नहीं काटेगा, तो भी नहीं काटेगा। गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया, तो भी नहीं काटेगा। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, आई थिंक पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का है ना। अभी तो लिंकेज चालू हुआ है भाई, अभी तो टीसीएस किया है, ईसीओ किया है, अभी इसको रजिस्ट्रेशन से भी लिंक कराएंगे। कौन से चैप्टर का था? स्काई लार्क वाला? रुको रुको रुको, पेमेंट ऑफ टैक्स से नहीं था वो, फिर उससे था वो, हाँ नहीं नहीं, पेमेंट ऑफ टैक्स ही था। पेज नंबर 12.16 पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ। मेरे को ऐसी फील आ रही है कि इस क्वेश्चन से अच्छी 8 नंबर की केस स्टडी बन सकती है अब की बार। एक बार इसको देख लेते हैं, इधर आ जाओ, देख लेते हैं इसको। अब आ जाओ, देखो साहब, ध्यान से सुनना, ऐसी ही एमसीक्यू बुकलेट में सेम केस स्टडी भी है, सेम नाम से दिखाऊं आपको, देख लेना आप, है ना। सेम मेरे वेबसाइट के फ्री रिसोर्स में मिल जाएगी आपको, आपको ये केस स्टडी वगैरह सब वेबसाइट के फ्री रिसोर्स में मिल जाएगी, देख लेना, है ना। ठीक है साहब, हमारी वेबसाइट है akgclasses.com, उसके फ्री रिसोर्सेज में जाना, akgclasses.com, उसके फ्री रिसोर्सेज में जाना, यहाँ सब मिल जाएगा, फ्री रिसोर्स, ये सारी चीज़ें डाल रखी। आईबीएस का इंडेक्स भी है, ये काम आ जाएगा आपके। डीटी में भी काफ़ी चीज़ें डाली थी तो हेल्प हो जाएगी ज़रा। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही क्वेश्चन भी है और केस स्टडी भी है, ठीक है। ठीक है, स्टार कार्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है वैसे स्टार कार्ट है, दिल्ली का है, और वो क्या करता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जहां पे सप्लायर्स को बोलता है कि आप आओ, हम आपसे कुछ फीस लेंगे, और कस्टमर्स हमारे को बहुत सर्च करते हैं, मतलब ठीक है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का है वैसे इसका बिजनेस है स्टार कार्ट का। अब इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उस पे आओ, उस पे आओ, ठीक है।
उस पे आओ, ध्यान से सुनना। तो अपन ने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। तो स्टार कार्ड क्या कर रहा है साहब, ध्यान से सुनिए। सर काफी चैनल पे फेक व्यूज एंड लाइक चल रहे हैं। अरे बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम अभी हमारे साथ, देखो आप बुरे कर्म करोगे कभी ना कभी बुरा होगा, चाहे किसी भी फॉर्म में। तो आपको लगता है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, बहुत लोग करते हैं ऐसे, तो नहीं जाना चाहिए। आपके लिए बोल रहा हूँ, हमेशा अच्छे काम करो, कि जिस दिन आपके पुण्य खत्म होंगे ना, आपको लग रहा है कि मैं बुरे कर्म करते रहा हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, जिस दिन पुण्य खत्म होंगे ना, पहले जाओगे। सब कर्मों का खेल है, बिलीव इन योर कर्मा, कभी गलत काम नहीं करने चाहिए। चल, बहुत लोग हैं, बहुत फैकल्टीज हैं, बड़ी बड़ी फैकल्टी जो फेक व्यूज फेक लाइक, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इधर आओ, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है एमसीक्यू बुकलेट का है, ठीक है। तब स्टार कार्ड क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जो भी सप्लायर हमारे पास आएगा हम उससे 10% लेंगे, ठीक है। हम उससे क्या लेंगे, 10% पैसा लेंगे। जो भी सप्लायर हमारे पास आएगा उससे हम क्या लेंगे, 10% पैसा ले लेंगे, ठीक है भैया। सच लिस्टिंग फीस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर irrespective ऑफ एनी रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड थ्रू स्टार कार्ड। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर एक सामान बिक गया, एवरीवन 100% अटेंशन हियर, ठीक है। अगर कोई सामान बिक गया, भले ही रिटर्न हो, तो भी 10% तो गया। अब आप कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो भी 10% तो लेंगे हम आपसे, ठीक है भाई। तो लिस्टिंग फीस हो गई 10%, लिस्टिंग फीस हो गई 10%, ठीक है। पेमेंट कैसे करेगा कस्टमर, पेमेंट गेटवे से करेगा, मंथली सेटलमेंट होगा, मंथली सेटलमेंट, ठीक है। इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड ऑन स्टार कार्ट इज इशूड बाय द सेलर इन द नेम ऑफ कस्टमर। अभी आप अमेजोन से कोई सामान मंगवाते हो तो उसमें सप्लायर के नाम से बिल आता है, अगर आप कभी देखोगे तो सप्लायर के नाम से बिल आता है, अमेजोन के नाम से बिल नहीं आता, कभी मंगा के देखना। तो बोल रहे हैं कि जो भी सप्लायर होगा ना, स्टार कार्ट एक प्लेटफॉर्म है, जो भी सप्लायर होगा वही बिल देगा कस्टमर को अपने नाम पे, ठीक है। और सप्लायर ही गुड्स को डायरेक्टली शिप कर देगा, सप्लायर ही गुड्स को क्या करेगा, डायरेक्टली शिप कर देगा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी तक का सीन क्या है, स्टार कार्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसने कहा कि सप्लायर को आप हमारे पास आओ, 10% हम आपसे लेंगे, सामान आप ही को डिस्पैच करना होगा, अगर सामान रिटर्न भी हुआ तो भी 10% तो गया, ठीक है। मंथली सेटलमेंट करेंगे, अभी तक इतनी बातें करेंगे, ठीक है साहब। बहुत सारे सप्लायर्स होंगे जो स्टार कार्ड पे लिस्टेड होंगे और कस्टमर किसी भी सप्लायर का सामान खरीद सकता है, दैट इज अ नॉर्मल केस। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई सामान रिटर्न हुआ, अगर कोई सामान क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो इन्होंने बोला कि हम 10% तो आपसे लेंगे जो लेंगे, उसके अलावा 20% हम आपसे और लेंगे। इट चार्जेस अ फीस इक्वल टू 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। हम आपसे 20% और लेंगे, क्यों, क्योंकि रिटर्न करते टाइम डिलीवरी की जिम्मेदारी जो है ना वो स्टार कार्ड की है। तो रिटर्न करते टाइम डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी, स्टार कार्ड की। तो इन्होंने बोला इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स द शिपिंग इज अरेंज बाय स्टार कार्ड, इट चार्जेस अ फीस इक्वल टू 20% ऑफ द गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, फर्दर 10% of the value of the goods is returned is collected from the seller by स्टार कार्ड as हैंडलिंग चार्जेस। तो स्टार कार्ड ने लूट मचा रखी है। स्टार कार्ड क्या बोल रहा है, अगर गुड आपका रिटर्न नहीं हुआ तो सिर्फ 10% लेंगे हम, और गुड्स रिटर्न हो गया 10% तो लेंगे ही, 20% हम आपसे और लेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, और 10% हम आपसे और लेंगे हैंडलिंग चार्जेस का। 20% ट्रांसपोर्टेशन, 10% नॉर्मल, और 10% हैंडलिंग चार्जेस, मतलब 40% खा जाएंगे हम आपसे अगर रिटर्न हुआ तो, अगर रिटर्न हुआ तो 40% खा जाएंगे, ठीक है भैया, ठीक है। आगे देखो, इन द मंथ ऑफ जनवरी पुलकित रेजिडेंट ऑफ राजस्थान परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम स्टार कार्ट। पुलकित नाम का एक कस्टमर है जिसने सामान खरीदा स्टार कार्ट से, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप खरीदा एक 50,000 का, और एक प्रिंटर खरीदा 10,000 का, पुलकित ने, राजस्थान का है। बोथ द प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम लिमिटेड, अ सेलर लिस्टेड ऑन स्टार कार्ट। एक सेलर है जो स्टार कार्ट पे लिस्टेड है, इन्फोकॉम नाम का,
और उसने ये सामान बेचा, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सेलर उत्तर प्रदेश के अंदर है, कस्टमर आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है भाई। इन्फोकॉम नाम का एक सेलर है जो स्टार कार्ड पे लिस्टेड है, उसने 50,000 का लैपटॉप बेचा और 10,000 का प्रिंटर बेचा, ठीक है। अब इसमें से 6,000 रुपए स्टार कार्ड को मिल जाएंगे और 54,000 किसको मिल जाएंगे, इस सेलर को मिल जाएंगे। 54,000 तो सेलर को मिल जाएंगे और 6,000 रुपए स्टार कार्ड को मिल जाएंगे। ये स्टडी आ सकती है एग्जाम। टीसीएस किस वैल्यू पे कटेगा, 60,000 या 54,000? टीसीएस कटेगा 60,000 पे ग्रॉस वैल्यू पे टीसीएस, ठीक है। मोबाइल फोन हैविंग अ वैल्यू ऑफ 30,000 सोल्ड बाय स्टार कार्ड इन इट्स ओन कैपेसिटी। 30,000 का एक मोबाइल फोन था जो स्टार कार्ड ने खुद से बेचा। भाई अमेजॉन का खुद का प्रोडक्ट होता है, सोलिमो करके एक प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट का खुद का प्रोडक्ट भी तो हो सकता है, स्टार कार्ड का खुद का प्रोडक्ट है 30,000 का मोबाइल। तो 30,000 रुपए स्टार कार्ड का रेवेन्यू हो गया जिसपे स्टार कार्ड को जीएसटी देना पड़ेगा। तो देखो स्टार कार्ड ने 6,000 रुपए तो यहां से कमाए, तो 6,000 रुपए पे जीएसटी यहाँ पे देगा स्टार कार्ड, कमाई तो हो गई ना, टर्नओवर हो गया। 30,000 का टर्नओवर ये हो गया स्टार कार्ड का, 30,000 पे जीएसटी यहाँ पे देगा स्टार कार्ड, ठीक है। आगे देखो, सीसीटीवी कैमरा बेचा स्टार कार्ड ने, सीसीटीवी कैमरा बेचा। सिक्योर वर्ल्ड करके एक सप्लायर था, सिक्योर वर्ल्ड, 1 लाख रुपए का सीसीटीवी कैमरा, सिक्योर वर्ल्ड सप्लायर था, 1 लाख रुपए का कैमरा बेच दिया, ठीक है। 90,000 रुपीज वो सिक्योर वर्ल्ड को दे देगा। टीसीएस किस पे कटेगा, 1 लाख पे कटेगा। टीसीएस किस पे कटेगा, 1 लाख पे कटेगा। तो अभी अगर अपन देखें तो स्टार कार्ड कितने पे जीएसटी देगा, 6,000 रुपए तो ये कमाई हो गई, 30,000 रुपए की ये सेल वैल्यू हो गई 36,000 और 10,000 रुपए की ये कमाई हो गई। तो स्टार कार्ड जो जीएसटी देगा वो 46,000 पे देगा और टीसीएस कितने पे काटेगा, 60,000 पे ये और 1 लाख पे ये। तो 600 रुपीज का टीसीएस यहाँ काटेगा और 1,000 रुपए का टीसीएस यहाँ काटेगा। 1 लाख का 1%, 1,000 रुपीज। तो देखो स्टार कार्ड की कमाई कितनी हो गई, कमाई तो हो गई 6,000 रुपए, तो इन्फोकॉम से कमाया स्टार कार्ड ने। 30,000 रुपए का खुद का एक मोबाइल बेचा, ओन मोबाइल, और सिक्योर वर्ल्ड से कमाया इन्होंने 10,000 रुपए का कमीशन, कमीशन थी ना। तो 46,000 भी तो कमाई हो गई जिसपे जीएसटी पे करेंगे, जो भी जीएसटी की रेट होगी, और टीसीएस पे करेंगे 600 रुपए का और 1,000 रुपए का, मतलब 1,600 रुपए का टीसीएस पे करेंगे स्टार कार्ड वाले, है ना, ठीक है भैया। आगे देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आईटीसी की कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है और क्वेश्चन में कोई रिटर्न भी नहीं दे रखा, ठीक है। एमसीक्यू में हो सकता है रिटर्न पूछ ले, ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन कितना टैक्स देगा, इन्फोकॉम कितना देगा, स्टार कार्ड कितना देगा और सिक्योर वर्ल्ड कितना देगा। तो पहले अपन आते हैं कि स्टार कार्ड कितना देगा। तो स्टार कार्ड 600 का टीसीएस काटेगा, फिर 1,000 का टीसीएस काटेगा, काटेगा ना, और 46,000 पे टैक्स देगा, 30,000 पे देगा। कितनी रेट है टैक्स की, जीएसटी की रेट कितनी है, 18% टैक्स की रेट है। तो 30,000 पे 18% देगा, 6,000 पे 18% देगा और 10,000 पे 18%, ठीक है। तो 46,000 का 1800 प्लस 1,600 रुपए आप कैलकुलेटर में करके देख लो इतना टैक्स स्टार कार्ड जमा कराएगा, जिसका टोटल आना चाहिए 9,880। सवाल यह था कि इन्फोकॉम कितना टैक्स देगा। तो इन्फोकॉम क्या करेगा, इन्फोकॉम का टर्नओवर कितना है, उसने एक प्रिंटर बेचा था 50,000 का और 10,000 का सीसीटीवी बेचा था। तो बेचा था ना इन्फोकॉम ने, क्या बेचा था, इन्फोकॉम ने 50,000 का लैपटॉप बेचा था और प्रिंटर बेचा था 10,000 का। तो टर्नओवर तो 60,000 का है, टर्नओवर 60,000 रुपीज का है। 60,000 पे इन्फोकॉम टैक्स देगा, बट जो टीसीएस है उसको लेस कर देगा 600 रुपए, टीसीएस को लेस कर देगा 600 रुपए, वो तो क्रेडिट मिल गई ना उसको। तो देखो इन्फोकॉम क्या करेगा, 60,000 रुपए टैक्स देगा 18%, टीसीएस को लेस कर देगा। और सुनना मेरी बात भाई, जो इसने 6,000 रुपए का खर्चा किया है कमीशन का, 6,000 रुपए का जो इसने खर्चा किया है इन्फोकॉम ने, उस पे टैक्स स्टार कार्ड पे कर रहा है। 6,000 रुपए स्टार कार्ड की इनकम हो गई, तो स्टार कार्ड उस पर टैक्स पे कर रहा है, तो इन्फोकॉम को इसकी आईटीसी मिल जाएगी ना, खर्चे की तो आईटीसी मिलती है, खर्चे की तो आईटीसी मिलती है ना। तो देखो भाई, इसने ये खर्चा, देखो 60,000 रुपए में टैक्स दिया, 6,000 रुपए का खर्चा हो गया, जिसपे टैक्स स्टार कार्ड ने दे दिया, तो इसको आईटीसी मिल जाएगी, तो इसको आईटीसी मिल गई 1080 की, 6,000 रुपए 18%।
और 600 रुपए का टीसीएस था, तो 9180 आ गया, ये 9180 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये पूछ रहा है सिक्योर वर्ल्ड कितने पे देगा, 1 लाख रुपए की उसकी सेल्स थी, 1 लाख 18, 18%, 1 लाख 18,000 हो गया। 10% का जो कमीशन था उस पर टैक्स दिया था स्टार कार्ट ने, तो उसका आईटीसी ले लेगा, ये आईटीसी ले लेगा। और टीसीएस जो जमा कराया था 1,000 रुपए, वो लेस हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर। ऐसी केस स्टडी बन सकती है। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखना। अब आप मई 25 का एक क्वेश्चन आया, मई 24 में क्वेश्चन आया था, वो भी देखोगे ना तो वो भी इजीली हो जाएगा, इजी है वो भी। ठीक है, चाहो तो करा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया था आपके मई 24 के। ठीक है, अच्छा अब जो टीसीएस कटता है ना, जो टीसीएस जो कटता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करता है या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करता है? भाई टीसीएस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करता है ना। जो जीएसटी अपन पे करते हैं वो वैल्यू पे तो पे करते हैं, तो टीसीएस जो कटता है वो भी तो वैल्यू पे कटेगा ना भाई। 1% हम जो टैक्स लगा रहे हैं, 1% जो टैक्स पे कर रहे हैं वो वैल्यू पे तो टैक्स पे करेंगे ना ब्रो। तो टीसीएस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे कटेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मई 24 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, मई 24 में जो क्वेश्चन आया था, अब आप देखना आपसे इजीली हो जाएगा। देखो इन्होंने गुड सेल किए 147,500 के इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसको एक्सक्लूसिव बनाओ पहले ब्रो, इसको एक्सक्लूसिव बनाओ। ठीक है, आपने ये सामान बेच दिया और 1,40,000 का सामान रिटर्न हो गया, और जो रिटर्न हुआ है ना वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। देखो भाई टीसीएस, सुनना मेरी बात, टीसीएस जो करता है ना वो आफ्टर रिटर्न करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि 11 लाख रुपए का आपने अमेजन ने सामान बेचा, 1 लाख का कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, 10 लाख पे तो टीसीएस काटा था, क्योंकि सेल्स तो 10 लाख ही हो गई ना। अभी सपोज करो मैंने सेल करी 1,20,000 की और रिटर्न हो गई 1,50,000 की, हो सकता है प्रीवियस मंथ की रिटर्न हो, तो टीसीएस जो कटता है वो रिटर्न के बाद कटता है। तो नेट नेट तो कुछ बचा ही नहीं, रिटर्न ज्यादा था सेल कम थी, तो टीसीएस कैसे काटोगे? मत काटो फिर, टीसीएस नहीं कटेगा, टीसीएस नहीं कटेगा टीसीएस। पहले वाले पॉइंट में 147,500 इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी था, इसको आप एक्सक्लूसिव बनाओगे कम हो जाएगा, और रिटर्न है 140 की, नहीं कटेगा टीसीएस। ठीक है, आया समझ में आपको? चलो भाई, आपने ईसीओ देखा, 95 वाला ईसीओ देखा, नॉर्मल ईसीओ देखा, टीसीएस देखा। अब टीसीएस का एक केस स्टडी देखिए आपने। अब एक टीसीएस का एक सर्कुलर देख लो, जो जबरदस्त सर्कुलर है, बढ़िया। ठीक है, इधर आ जाओ। अभी लिंकेज हैवी पार्ट अभी कर लेंगे ना। अभी प्लेस टाइम वैल्यू तो नींदों में भी पेल दोगे, तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो हंसते हंसते होते हैं उसमें, तो कॉमेडी चलती है, उनमें क्या ही है। इधर आओ बाबू। ठीक है, अब आरटीपी नवंबर 24 में भी शायद इसका कोई क्वेश्चन है, आरटीपी मैंने कराई है, देख लेना आप ना। देखते हैं, अभी वो भी देखते हैं, पहले आप सर्कुलर पे आओ। जस्ट वेट अ सेकंड। चलो भैया इधर आओ। सेवनटीन का बी, ये देखो सर्कुलर पे आ जाओ। अभी मैं आपको टीडीएस टी से साथ में कराता हूँ, फिर एग्जामेशन में चल जाएंगे, आरसीएन तो हो गया हमारा, एग्जामेशन में जो बच गया वो प्लेस टाइम वैल्यू फटाफट खींचेंगे, हो जाएगा। अब देखो भाई, अच्छी केस स्टडी है, इस पे भी केस स्टडी, वैसे लास्ट टाइम पे भी एक क्वेश्चन आया था, क्या पता अब की बार पूरा अच्छा केस स्टडी बन जाए इस पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी। ठीक है, एवरीवन 100% अटेंशन। सवाल ये आता है कि मल्टीपल ईसीओ के केस में क्या होगा। एवरीवन, हाँ मैं और इन डेप्थ लेके जाऊंगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए वो गलत हो ही नहीं सकता आपका। सपोज करो मल्टीपल ईसीओ के केस में क्या होगा। जैसे मान के चलो कि अपनी क्लास में वेदिका है, वेदिका मंत्री। अब वेदिका को लगा कि भैया आजकल खिलौनों की बहुत जरूरत पड़ती है, उसने कहा खिलौने बेचूंगी। आजकल बड़े बच्चे भी खिलौनों से खेलते हैं, बैंगलोर वगैरह में, गुड़गांव में अकेले रहते हैं तो घर आके कार चला लेते हैं, खेल लेते हैं। टॉयज का बिजनेस चालू किया है। अब
तीन क्या है, वेदिका को भी जरूरत लगती थी खिलौनों की, तो वेदिका वालों को लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको खिलौनों की जरूरत पड़ती है, तो खिलौने बेचते हैं, चलो सर। वेदिका सप्लायर है, ध्यान से देखना, इस पर भी केस स्टडी आ सकती है। वेदिका सप्लायर है ठीक है, इसने क्या करा साहब, एक वेबसाइट है funtoys.com, इस पे अपने खिलौने लिस्ट कर दिए। ठीक है, इसने क्या करा, funtoys.com पे अपने खिलौने लिस्ट कर दिए। ठीक है भैया, बोले खूब बिकते हैं आजकल, ऑनलाइन ही बिकते हैं, लोग स्टोर्स पे जाना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन घर पे भिजवा देते हैं। अब आजकल क्या करते हैं, ईसीओज भी मल्टीपल ईसीओज के साथ टाइप रखते हैं। जैसे आप जाना, आप स्काई स्कैनर पे जाओ, स्काई स्कैनर पे जाओगे, आपको एक इंडिगो की फ्लाइट बुक करानी है, वो आपको गोवा व्यू पे ले जाएगा, वो आपको इंडिगो की वेबसाइट पे ले जाएगा, मतलब मल्टीपल, एक लिंक पे क्लिक करो दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो सपोज करो वेदिका क्या कर रही है, खिलौना बेच रही है, सपोज करो 3,000 रुपए का खिलौना है, वेदिका कह रही है 20% आपका, फन टॉयज को बोल दिया 20% आपका, मैं विद फिगर्स एंड परसेंटेज करा रहा हूं आपको, पूछ लो बेटा एग्जाम में क्या पूछोगे, गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई, अब एक इन्होंने क्या बोला, 20% कमीशन फन टॉयज का हो, 3,000 में खिलौना बिकता है। फन टॉयज जो अपने यहां से बेच रहा है वो तो ठीक है, फन टॉयज ने क्या किया, यही खिलौने, एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है कातिलगुड़िया.com, कातिलगुड़िया.com, इन्होंने बोला कातिलगुड़िया.com कि भाई आप खिलौने बेचो, 15% आप रख लेना, 5 हम रख लेंगे, 15 आप रख लेना, 5 हम रख लेंगे ठीक है भाई साहब, आगे देखो। अब एक कस्टमर था, ठीक है, प्रथम नाम का कस्टमर था साहब, उसने कहा मुझे बहुत जरूरत है खिलौने, मुझे खिलौने चाहिए। प्रथम ने खिलौने खरीदे, पर प्रथम ने क्या किया, कातिलगुड़िया.com को 3,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, कातिलगुड़िया.com ने क्या करा, अपना शेयर रख के बचा हुआ 85% फन टॉयज को दे दिया। ठीक है, फन टॉयज को दे दिया, कितना हुआ, ये 450 रुपये कट गया, तो ये रख लिया, सपोज करो 2550 फन टॉयज को दे दिया ठीक है, और फन टॉयज ने क्या करा, 2400 रुपीज वेदिका को दे दिया। सवाल ये आता है कि कौन टीसीएस काटेगा और किस वैल्यू पे काटेगा। कातिलगुड़िया.com का 15% कमीशन था, टोटल वेदिका ने फन टॉयज को 20 दिया, फन टॉयज ने 15 कातिल को दे दिया, तो फन टॉयज के पास 5 ही बचा। सवाल ये आता है कि कितने पे टीसीएस कटेगा और कौन काटेगा। अब ऐसे ऐसी केस स्टडीज बन जाए, लटक जाए बच्चे, है ही नहीं है सब। ये सब हम क्लास में डिटेल में देखे थे, ये तो मैराथन है ब्रो, मैराथन इज रिवीजन। पीपल से दैट एकेजी के तो रिवीजन वीडियोस देख लो काम हो जाएगा, मैं बोलता हूँ रिवीजन वीडियोस और में सिर्फ 10% ही कंटेंट है, पर क्या करें, लिमिटेड है, डाल ही नहीं सकते ज्यादा, और खूब डाल रखा है पर वो भी 10% ही है। आईडीटी सुपर इजिएस्ट चैप्टर, सुपर इजिएस्ट सब्जेक्ट, यू कैन इजिली स्कोर 80+ इन आईडीटी। कौन कितने में काटेगा, तो देखो मैं बताऊं आपको, इस केस में फन टॉयज काटेगा 3,000 रुपए में टीसी ये इसका आंसर है, फन टॉयज काटेगा 3,000। पता है, अगर मल्टीपल ईसीओ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जो ईसीओ सप्लायर को पेमेंट करता है ना वो टीसीएस काटता है, जो ईसीओ सप्लायर को पेमेंट करता है ना वो टीसीएस काटता है। तो यहाँ पे फन टॉयज पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, फन टॉयज काटेगा, और किस वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे, 3,000 पे टीसीएस कटेगा फन टॉयज को डॉट। तो सेलर साइड वाला जो ईसीओ है ना वो टीसीएस काटेगा, ना कि बायर साइड वाला। जो ईसीओ फाइनली सप्लायर को पेमेंट करता है वो टीसीएस काटता है। ठीक है, पूरा सर्कुलर याद आ जाएगा, बड़ा सा सर्कुलर था एक, दूसरे पे आ जाओ। ठीक है, देखो जी, ध्यान से सुनना। सपोज करो एक, मैं हूं अब, मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, मैंने कहा टॉयज का बिजनेस अच्छा बिजनेस है फ्यूचर के हिसाब से,
मैंने एक वेबसाइट बनाई akgtoys.com। अब इस पे क्या होता है, मैं अपने खिलौने बेचता हूँ। अब मैं अपने ही खिलौने बेच रहा हूँ तो मैं थोड़ी ईसीओ कहलाऊंगा। अगर मैं अपनी ही वेबसाइट से अपने खिलौने बेच रहा हूँ तो ईसीओ थोड़ी हो, तो कहाँ से टीसीएस आएगा? तो नहीं आएगा टीसीएस। ठीक है, ठीक है। डीटी में भी है भाई ये सब डीटी में भी है ये सब। ठीक है, डीटी में भी सेम सर्कुलर है ऐसे। अब मैं अपने ही वेबसाइट से अपने खिलौने बेच रहा हूँ akgtoys.com। पर मैंने क्या करा, एक और वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है happytime.com। मैंने उसको भी बोल दिया कि यार आप मेरे खिलौने बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो happytime.com ने क्या करा, happytime.com से एक पर्सन है जिसका नाम है, मान के चलो, रेनुषा। रेनुषा नाम से एक पर्सन, उसने टॉयज तो मेरे खरीदे, पर वो वेबसाइट यूज कर ली happytime.com। अब happytime.com मेरे को पेमेंट कर रहा है। रेनुका ने पेमेंट किया happytime.com को 3,000, और happytime.com मेरे को 2400 पे कर रहा है 20% कमीशन काट के। एक बात बताओ मेरे को, कौन टीसीएस काटेगा इस केस में? सप्लायर तो मैं ही हो गया ना ब्रो। भले ही मैं ईसीओ भी हूं, मैं क्या करता हूं, अपनी वेबसाइट से अपने भी खिलौने बेचता हूं, दूसरों के भी बेचता हूं, और लोगों के बेचता हूं, पर यहां पे मैं अपने ही बेच रहा हूं happytime.com से। तो happytime.com टीसीएस काटेगा 3,000 रुपए। कुल मिला के जो ईसीओ सप्लायर को पेमेंट करेगा वो टीसीएस काटता है। दैट इज द क्रक्स। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पूरा सर्कुलर खत्म, यहां पे भी टीसीएस खत्म। ठीक है, अब लगे हाथ टीडीएस में निपटा लेते हैं। अब आए गए हैं तो वैसे टीसीएस से केस स्टडी या सर्कुलर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो लगे हाथ टीसीएस में निपटा लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, टीडीएस और जैसे टीसीएस क्यों काटते हैं अपन टीसीएस क्यों काटते हैं कि भाई गवर्नमेंट को पता चल सके कि इसका टर्नओवर कितना है, कल को झूठ ना बोल दे, है ना? कल को क्या करे, झूठ ना बोल दे, इसका टर्नओवर क्या है, गवर्नमेंट को वो पता चल जाए, राइट? टर्नओवर की जानकारी मिल जाए, इसलिए क्या करते हैं अपन, टीसीएस काटते हैं। टीडीएस का भी यही पर्पज है। ध्यान से सुनना। अब की बार टीडीएस से क्वेश्चन आ सकता है ब्रो, मैं बेवकूफ नहीं हूं ये सब करा रहा हूं तुमको, पर तो समझेगा तुमको, अभी नहीं समझेगा। चलो, और जो लोग फ्यूचर में देख रहे हैं वो पेपर चेक करना November 24 का, और मैराथन से लिंक कर लेना। अब देखो, इन्होंने क्या बोला कि टीडीएस चार तरह के लोग ही काटते हैं। टीडीएस चार तरह के लोग ही काटते हैं। कौन कौन काटते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी हो, या कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया हो, यही चार लोग टीडीएस काट सकते हैं, वरना नहीं। टीसीएस तो हर ईसीओ काटेगा, टीडीएस कौन काटेगा, यही चार लोग काटेंगे। कौन? सरकार के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एजेंसी, या कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या कर रखा हो, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा। कब काटेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो। ध्यान से सुनना, टीसीएस के अंदर कोई अमाउंट से मतलब नहीं था हमें, इतना ही अमाउंट हो, पर टीडीएस के अंदर हमने ये बोला कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, और ये 2.5 लाख रुपीज जो है ना ब्रो, वो एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, क्योंकि टीडीएस कटेगा जो बेस वैल्यू पे तो कटेगा ना, जस्ट लाइक वैल्यूशन। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, पेमेंट से मतलब नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, भले ही पेमेंट सपोज करो 10,000 का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख हो तो क्या करेंगे साहब, तो नहीं काटेंगे, तो नहीं काटेंगे टीडीएस। अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपए, 2.5 से ज्यादा हुआ तो कटेगा। ठीक है भैया। चलो ये तो समझ में आ गया, सरकार, सरकार के डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी।
ठीक है। नोटिफाइड लोग कौन है? तो कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई भी ऐसी बॉडी जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा का स्टेक। अभी आईसीआई है, कोई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी टीडीएस काटेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी में तो नहीं है लेकिन सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। एलआईसी है, ये भी काटेगा। ठीक है। कब काटेंगे? जब अमाउंट 2.5 से ज्यादा हो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 से ज्यादा हो। ठीक है। क्या रेट होगी? 1 + 1% 2%। और टीसीएस की रेट क्या थी? 0.5 + 0.5 1%। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। मैं जब अटेम्प्ट दे रहा था, मेरी पीछे वाली लड़की बोलती पेन घुसा के अंदर, ए टीसीएस की रेट 1% थी या 2% थी? मैंने कहा 1। 1 + 1 या 1? इनका टोटल 1। ठीक है। हम लड़के ऐसे घुसा के नहीं पेन पूछ सकते, आगे लड़की बैठी हो, ए टीडीएस की रेट क्या थी? तो डर लगता है। हम ऐसे करेंगे, बेंच बजाएंगे टक टक टक, वो पेन घुसा देगी। ठीक है भैया, समझ में आया आपको? अगला पॉइंट ये है कि ये जो चारों लोग हैं ना, ये आपस में एक दूसरे का नहीं काटेंगे। सपोज करो एक गवर्नमेंट की बॉडी दूसरी गवर्नमेंट की किसी बॉडी को पेमेंट कर रही है, सरकार इंडियन ऑयल को पेमेंट कर रही है, तो टीडीएस नहीं काटेंगे, आपस में एक दूसरे का नहीं काटेंगे, किसी दूसरे को कर रहे हैं तो काटेंगे। ठीक है भैया। ठीक है। मैं ऐसे 2-3 बार हर एग्जाम में सवाल पूछ लिए, मैंने बता दिए, क्या तो था ही। मैंने पूरी डीटी आईडीटी के एमसीक्यूज बता दिए भाई। मेरे 30-30 नंबर थे दोनों के एमसीक्यूज में, डीटी में पूरे 30 नंबर थे। मेरे को लगा लास्ट पेपर के दिन नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, को लास्ट पेपर के दिन बात होगी, चली गई। चलो, अब ध्यान से सुनो। तो हमने क्या बोला? ये अगर लोग किसी को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कटेगा, 2.5 लाख से ज्यादा वैल्यू हो तो। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा केस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया तो यही पूछेंगे आप। ठीक है। एग्जाम में आया तो यही पूछेंगे आपसे, ध्यान से सुनना। एक केस है जब टीडीएस नहीं कटेगा, एक ऐसा केस है जब टीडीएस नहीं कटता। सर उसने भी आपका टीडीएस काट दिया, कोई नहीं। अब ध्यान से सुनना। सभी लोगों का टेंशन इस तरफ होना चाहिए, 3 केसेस बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सपोज करो बिहार की गवर्नमेंट है, बिहार सरकार है, कौन है साहब? बिहार की गवर्नमेंट है। और लाइक करो यार, लाइक कम कर रखे हैं। बिहार गवर्नमेंट जो है साहब, उन्होंने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्टर था साहब, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या था? कॉन्ट्रैक्टर लवली। लवली कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया बिहार गवर्नमेंट ने? एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लवली कॉन्ट्रैक्टर लवली, लवली नाम की एक लड़की थी जो कि कॉन्ट्रैक्टर थी, वो भी बिहार की थी। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने क्या बोला लवली को कि लवली जी, लवली जी आप एक काम करो, हमारी एक बिल्डिंग है, हमारी एक बिल्डिंग है जो कि बिहार में ही, पटना में एक बिल्डिंग है, पटना में एक सरकार का ऑफिस है, पटना में एक सरकार का ऑफिस है। बिहार गवर्नमेंट ने लवली को बोला, लवली भी बिहार की, सरकार भी बिहार की और बिल्डिंग भी बिहार में, बोला आप इसका इंटीरियर डिजाइन कर दो यार, आप इसका इंटीरियर डिजाइन कर दो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 3 लाख, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, इंक्लूडिंग होता तो एक्सक्लूडिंग बनाते। तो क्या बिहार सरकार जब लवली को पेमेंट करेगी तो टीडीएस काटेगी? आंसर इज यस, काटेगी। सीजीएसटी एसजीएसटी से कटेगा या आईजीएसटी की रेट से कटेगा? तो देखो हमने क्या बोला, अगर लॉस पॉस सेम स्टेट के अंदर होते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होते हैं, तो क्या होता है? तो भैया सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं
तो याद करो, अभी ऑल दो प्लेस सप्लाई पढ़ना बाकी है। 12 सबसेक्शन 3 में हमने देखा था कि अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस देते हो तो जो प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है उसी को प्लेस सप्लाई मान लेते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हो गई इंटीरियर डिजाइन की सर्विस हो गई, तो प्लेस सप्लाई तो हो गया बिहार, प्लेस सप्लाई हो गया बिहार। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लवली की लोकेशन वो भी बिहार। तो लॉस कॉस्ट सेम ही स्टेट में है, तो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी कटेगा, मतलब बिहार सरकार जब लवली को पेमेंट करेगी तो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी काट के करेगी। एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल सर एग्री करते। ठीक है साहब। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करो बिहार गवर्नमेंट ने लवली को पेमेंट करा, और लवली कहाँ की थी, लवली अब की बार बिहार की नहीं थी, लवली पंजाब से थी साहब। तो और बिल्डिंग कहाँ पे थी, बिल्डिंग बिहार में थी, इंटीरियर डिजाइन होना था बिल्डिंग का, इंटीरियर डेकोरेशन। अब क्या होगा, तो लॉस लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का है, वो तो है पंजाब। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हो गया आपका पंजाब, और प्लेस सप्लाई क्या हो गया, वो तो बिहार ही है, प्लेस सप्लाई तो बिहार ही है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आईजीएसटी का टीडीएस कट जाएगा 2% की रेट से साथ, पेमेंट के ऊपर कटता है टीडीएस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगला केस ले लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा है। सपोज करो गवर्नमेंट है बिहार की, कॉन्ट्रैक्टर है लवली पंजाब की, बिहार गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है दिल्ली में, दिल्ली में इनकी एक बिल्डिंग है बिहार भवन, बिहार भवन करके एक बिल्डिंग है इनकी, उसमें इंटीरियर डिजाइन करवाना है भाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, दिल्ली। और सोचो, इमेजिन करो कि कॉन्ट्रैक्टर कहां की है, कॉन्ट्रैक्टर भी दिल्ली की है, चलो कॉन्ट्रैक्टर भी दिल्ली की है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया, दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली, और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली, लॉस कॉस्ट सेम स्टेट में। तो क्या यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी का टीडीएस कटना चाहिए, यस। पर सीजीएसटी एसजीएसटी जमा तो दिल्ली गवर्नमेंट को होगा ना ब्रो, दिल्ली गवर्नमेंट का सीजीएसटी एसजीएसटी जमा होगा ना, 1-1% दिल्ली गवर्नमेंट का। तो बिहार सरकार के पास बिहार सरकार के पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है, बिहार गवर्नमेंट के पास तो बिहार का रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन थोड़ी है जो दिल्ली को 1-1% जमा करा देंगे। ये जो पैसा जाएगा ना 1-1% ये दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा, बिहार के पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। तो इस केस में नो टीडीएस। जब कभी फ्यूचर में जीएसटी का ऑल्टरनेटिव आएगा ना, तो जब चर्चाएं होंगी ना लूपहोल्स ऑफ जीएसटी या शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जीएसटी, जैसे आज वैट को गाली दी जाती है, तब इसी बातों पे चर्चा होगी कि वैट जीएसटी यहां नाकाम रहा, यहां जीएसटी नाकाम रहा। आईटीसी चैप्टर में भी कुछ पॉइंट्स हैं जहां जीएसटी नाकाम रहा, सेट ऑफ रूल्स के अंदर भी नाकाम रहा है कई जगह। ठीक है, तो यहां टीडीएस नहीं कटे, क्योंकि कैसे काटोगे आप खुद सोचो। बिहार गवर्नमेंट को सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कराना है दिल्ली में, रजिस्ट्रेशन उनके पास बिहार का है, अब क्या दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ले लें क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमने क्या बोला, जब सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट के अंदर हैं लेकिन रेसिपिएंट दूसरे स्टेट के अंदर है, तो हमने क्या बोला, सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का, प्लेस सप्लाई कहाँ का है, दिल्ली का, और लोकेशन ऑफ रिसीवर कहाँ का है, बिहार का। तो हमने क्या बोला, सप्लायर और प्लेस सप्लाई तो सेम स्टेट के अंदर है लेकिन रिसीवर दूसरे स्टेट के अंदर है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया? इसी पे क्वेश्चन भी है, आ जाओ साहब, ये देख लो फटाफट से, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.6 लाख रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो एक्सक्लूसिव बनाओगे तो 2.5 से कम आ जाएगा, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। क्या एग्जाम सप्लाई पे टीडीएस कटेगा, नहीं कटेगा। क्या एग्जाम सप्लाई पे टीसीएस कटेगा, नहीं कटता। सप्लाई ऑफ कार रेंटल 2,95,000, इसको ये भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसको आप एक्सक्लूसिव बनाओगे ना तो एग्जैक्ट 2.5 लाख आएगा, उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, इस पे कट जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी पॉइंट नंबर जो 5 है ना, वो वैसा ही पॉइंट है जो अभी मैंने आपको कराया, वो आप देखोगे सेम पॉइंट है, वो इंटीरियर डेकोरेशन आंध्र भवन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, चाह के भी नहीं कट सकता। ठीक है,
आया समझ में कि नहीं आया? सॉर्टेड है। अब सिक्स्थ वाला पॉइंट है, सपोज करो आपने क्या किया, टोटल सप्लाई करी 9 लाख रुपीज, जिसमें से जिसमें से ध्यान से सुनना, 6,30,000 की सप्लाई तो एग्जम्प्ट है, और 2,70,000 की टैक्सेबल है, पर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो भाई देखो, इस पे तो कोई कटेगा ही नहीं, और इस पे भी नहीं कटेगा क्योंकि इंक्लूसिव है। सपोज करो 18% रेट है, नहीं कट रहा। पर ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता तो सिर्फ 270 पे कट जाता, तो फिर सिर्फ 270 पे कट। ठीक है सर, अगर पीओएस थर्ड स्टेट हुआ तो ब्रो आईजीएसटी का कट जाएगा फिर तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ आपका टीडीएस भी निपट गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा ये भी आप देख सकते हैं। वो अपन ने देखा टीडीएस वाला, मेन इसमें यही था। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि अगर पीएसयू गवर्नमेंट को सर्विस देती है तो आपस में टीडीएस नहीं काटेंगे, एक दूसरे का आपस में टीडीएस नहीं काटते, ये ध्यान रखना। तो 10th वाला जो क्वेश्चन है उसमें यही है कि पीएसयू गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है तो आपस में टीडीएस नहीं काटेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि क्या ये टीडीएस काटेंगे नहीं काटेंगे, क्वेश्चन में बता रखा है कि टीडीएस तो नहीं काटेंगे, लेकिन रीजन गलत दे रखा है। रीजन यही है कि आपस में एक दूसरे का नहीं काटते। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है इन चारों को, ये स्पेसिफाइड पर्सन आपस में एक दूसरे का नहीं काटेंगे। ठीक है सर, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग हेड्स ऑफ टू यू पीपल। सुनना बहुत मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है। कितने टाइम से पढ़ रहे हो, पहले पेपर से पढ़ रहे हो, कितनी रातें जगाई, 3-3 4-4 घंटे सो के जा रहे हो। यू डिजर्व एवरीथिंग इन। इसी बीच ऐसा भी होता है हमारे साथ कि जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, या पास्ट में जब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया था, तो इन सब के बावजूद भी इतने सारे लोग हैं जो हमें क्या से क्या बोल देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। हमारे घर वाले तक बोल देते हैं। आपके घर वाले भी आपको तभी प्यार करेंगे जब आप लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेसफुल कर लोगे, वरना वो भी आपको ताने ही देंगे। ये सब सहने के बाद हमें उल्टे सीधे ताने मिलते हैं, कंपैरिजन किया जाता है। तो उस टाइम दिमाग में और दिल में इतनी चीजें चल रही होती हैं, अंदर से इंसान घुट रहा होता है पर कुछ नहीं बोलता। लाइन है ना कि एक एक कोहराम मचा है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं खामोश हूं। आप लोगों के लिए एप्लीकेशन। चलिए साहब, टीडीएस टीसीएस खत्म। अब आप ध्यान से सुनो। अब ईसीओ को हल्का सा रजिस्ट्रेशन से लिंक कर लेते हैं। बोलने का वक्त भी आता है लेकिन अभी खामोश है। आगे सुनिए ध्यान से। ध्यान से सुनो। ब्रेक नहीं यार, मैं ब्रेक, आप खा पी लो, कुछ कर लो, घूम लो। ब्रेक नहीं, अभी थोड़ी देर और फिर करते हैं, फिर कुछ देखते हैं 5 मिनट का। अभी चलने दो, अभी चलने दो। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी ईसीओ को रजिस्ट्रेशन से लिंक करना बाकी है और पेनल्टी से लिंक करना बाकी है। अभी तो हमने ईसीओ को टीसीएस से लिंक करा है, आपका 95 से लिंक किया है, अदर देन 95 से लिंक किया है, क्वेश्चन किया है। अभी पेनल्टी रजिस्ट्रेशन बाकी है, तो भी आएंगे। इधर आओ, सुनिए भाई। ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे अपन आएंगे ना, तब थोड़ा और अच्छे से लिंक कर पाऊंगा मैं। तो लेट्स वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लिंक तो करेंगे लेकिन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इफेक्टिव लग रहा होगा, फ्रूटफुल लग रहा होगा, क्योंकि मैं, जरूरी है भाई लिंकेज। भी इंस्टीट्यूट भी यही कर रहा है, करना पड़ेगा ना। चलो, अभी आओ आप, फटाफट से बचा उचा एग्जामेशन और एक बार प्लेस टाइम वैल्यू करते हैं। फटाफट से निपटा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सच बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा 50 मिनट्स में निपटा दूँ।
टाइम 10 मिनट का है, प्लेस 20 मिनट का है, कितने में वैल्यू बता दूंगा तो जरा, ठीक है। फिर ले लेंगे अपने, यार थोड़ा एक पोजीशन पे तो पहुंचे हैं अभी। जब कोई आदमी पूरी रात चल सकता है तो मैं पूरी रात पढ़ा नहीं सकता क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर ध्यान से सुनो। अब फटाफट से स्पीड में आते हैं क्योंकि ये बेस बनाना थोड़ा जरूरी था, है ना। अब स्पीड खिंच जाएगी। अब इधर आओ, एग्जाम्शन में आ जाते हैं फटाफट से। एग्जाम देखो, एडवांस रूलिंग के अंदर क्या है, आपकी बार क्वेश्चन बन सकता है एडवांस रूलिंग का। अगर एडवांस रूलिंग का बेसिक मतलब क्या है, देखो एडवांस रूलिंग ये ऐसा बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई आप एडवांस में अगर जानना चाहते हो कि हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी है, तो आप एडवांस रूलिंग के लिए चले जाओ। आप एडवांस में जानना चाहते हो भाई अपनी क्या लायबिलिटी है, तो आप क्या करो, एडवांस रूलिंग में चले जाओ। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब देखो, इन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो भाई होता क्या था कि पहले खूब सारे लोग थे, फॉरेनर्स, विदेशी लोग थे जो भारत में बिजनेस करते थे। बिजनेस करते थे तो उनको पता चलता था भाई ये लायबिलिटी भी है, ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, उनका मूड खराब हो जाता था, बोलते थे बेवकूफ बना रहे हैं, तो बिजनेस ही नहीं करते थे फिर। तो उन्होंने बोला कि चलो अब एडवांस में पता चल जाएगा, अब आप देख लो आपको करना है कि नहीं करना। ठीक है, सर्टेनिटी आने के लिए इन्होंने बोला कि एडवांस रूलिंग का फायदा क्या है कि सर्टेनिटी आ जाती है, पहले से पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, दूसरा, हेल्प टैक्स पेयर इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। टैक्स पेयर की मदद हो जाती है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग सही से कर पाता है टैक्स पेयर। ठीक है, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा इंडिया में आता है, विदेशी लोग अट्रैक्ट होते हैं। रिड्यूस लिटिगेशन, ठीक है भाई, अभी जब कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा तो फिर लिटिगेशन का मैटर भी कम होगा ना, जब मैटर ऑलरेडी क्लियर है और फटाफट से डिसीजन होता है ना। प्रोनाउंस देखो, आपको कोई एडवांस रूलिंग चाहिए तो आप अप्लाई करो, जल्दी से आपको डिसीजन मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सवाल ये आता है कि कौन किस किस मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिन पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। अपन ने बोला देखो चैप्टर्स के नाम है, जैसे आप ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं, आपको डाउट है, गुड्स का सप्लाई सप्लाई है या नहीं, या फिर क्लासिफिकेशन में डाउट है, गुड्स माने या सर्विस माने, शेड्यूल 2 में डाउट है, तो आप एडवांस रूलिंग में चले जाओ। कोई नोटिफिकेशन आया आप पे लगेगा कि नहीं, टाइम और वैल्यू क्या होगा, ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई पे कभी भी एडवांस रूलिंग नहीं लगता, क्योंकि एडवांस रूलिंग हर स्टेट में अपना अपना होता है। प्लेस सप्लाई एक सेंसिटिव मैटर है, इस पर एडवांस रूलिंग नहीं लगता। ठीक है, आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकालना, रजिस्ट्रेशन ले या ना ले, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। जैसे देखो आप देखोगे सप्लाई चैप्टर के अंदर दो बातें कि सप्लाई है या नहीं, ये गुड्स या सर्विसेज, तो ये दोनों सप्लाई से लिंक हो गया। आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और टैक्स लायबिलिटी निकालना, ये आईटीसी से लिंक हो गया। टाइम और वैल्यू निकालना, ये भी चैप्टर का नाम है। रजिस्ट्रेशन ले कि नहीं ले, ये भी चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इकलौता एक पॉइंट है कि कोई नोटिफिकेशन हम पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चैप्टर का नाम नहीं है, बाकी सब चैप्टर के नाम ही आप देखोगे तो इन कारण से आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। सवाल ये आता है कि एडवांस रूलिंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है क्या? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन, इनफैक्ट एडवांस रूलिंग का तो एक मैटर है कि रजिस्ट्रेशन लें कि नहीं लें। आप ये कैसे कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? ऐसे केस स्टडीज पूछते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई मिस्टर एक्स एडवांस रूलिंग लेना चाहता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना, ऐसा नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी ले सकता है। अगला पॉइंट ये आता है कि एडवांस रूलिंग क्या है, एक कंसल्टेंसी है। अगर आपने ले ली एडवांस रूलिंग, उसको फॉलो नहीं करा तो मत करो। ठीक है, एडवांस रूलिंग तो कंसल्टेंसी है जो डिपार्टमेंट आपको दे रहा है। ठीक है, अगर एडवांस रूलिंग का कोई ऑर्डर आया और फाइनल जो ऑर्डर है उसमें कोई डिफरेंस आया, तो आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कोई मैटर जो ऑलरेडी कोर्ट में है उसके लिए आप एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो आप एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। अब एडवांस रूलिंग के केस में क्या होगा, ठीक है, एडवांस रूलिंग के केस में क्या होगा, एडवांस रूलिंग के केस में दो अथॉरिटीज हैं, डबल एआर और ट्रिपल एआर। डबल एआर और ट्रिपल एआर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग
एन अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस। देखो, अब आप एडवांस रूलिंग में गए किसी भी मैटर में, वो 7 मैटर दे रखे हैं ना, कितने टाइम में जाओगे? मतलब आप गए तो कितने टाइम में वो लोग अपना डिसीजन सुना देंगे? 90 डेज में सुना देंगे। आपको फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। फीस कितनी लगेगी? वो देखो ये रहा चार्ट, 5,000 रुपये की फीस लगती है, 5,000 रुपये की फीस लगती है, ठीक है। 90 दिन में वो अपना डिसीजन सुना देता है। पर अगर आप उसके डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है नहीं गलत बता रहा है, तो आप उसके भी हायर बॉडी में जा सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। देखा जाए तो ये नाम गलत है, अपील, ये कोई ऑर्डर थोड़ी जो अपील कर रहे हो, ये कंसल्टेंसी है, बट ठीक है इन्होंने नाम ऐसे रख रखे हैं, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। यहाँ पे कितना टाइम में जाएंगे? जब से उनका ऑर्डर आया ना। देखा जाए तो ऑर्डर क्या है भाई? कंसल्टेंसी है, पर ठीक है बोलते ऑर्डर है। जब से उनका ऑर्डर आया, ठीक है, उसके 30 + 30 डेज में चले जाओ, और फीस 10,000 लगेगी वहां पे, यहाँ पे 5,000 लगती है, ठीक है। गेटिंग इट? ठीक है भाई। तो सपोज करो कोई मैटर आपने एडवांस रूलिंग में लेके गए और वहां के मेंबर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करें, तो वो केस को AAAR को रेफर कर देंगे। AAAR भी डिसाइड नहीं कर पा रहा तो फिर कोई एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है भैया। आपने अगर एडवांस रूलिंग ले ली गलत डेटा दिखा के, गलत फैक्ट्स बता के, तो वो वॉइड माना जाएगा। और एडवांस रूलिंग सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है जो ले रहा है। ऐसा नहीं कि सेम मैटर उसके फ्रेंड का है तो उसका फ्रेंड भी बोल रहा है कि देखो मेरे फ्रेंड को तो आपने ये बोला था। कंसल्टेंसी उसी के ऊपर वैलिड होती है जो ले रहा है, वही बचेगा। अगर कुछ फ्यूचर में कुछ ऊपर नीचे हुआ ना, तो उसी की पेनल्टी बचेगी। ऐसे नहीं कि पूरे गांव की पेनल्टी बच जाएगी कि हमने तो एडवांस रूलिंग ली थी। ये कोई कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन पे आओ इसके। ये केस स्टडी देखो, ऐसी केस स्टडी पूछता है इशू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 कर लो। देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसी केस स्टडी बन के आती है एग्जाम में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि चंद्रा करके कोई पर्सन है पंजाब के अंदर, उसका टर्नओवर एक्सीड होने वाला है। वो टैक्स एडवाइजर के पास गया, जीएसटी के बारे में बताओ। टैक्स एडवाइजर ने कहा उसको नहीं पता कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि नहीं, और इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब गुड्स माने कि सर्विस माने, उसको नहीं पता। उसने कहा कि आप एडवांस रूलिंग में चले जाओ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इस कारण से एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए जा सकते हो आप, ठीक है। तो टैक्स एडवाइजर ने कहा कि एडवांस रूलिंग में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, जो कि गलत कह रहा है, ठीक है। फिर कैन चंद्रा कैन सीक एडवांस रूलिंग टू डिटरमाइन वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। क्या इस कारण से भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो कि सप्लाई है नहीं? हाँ ले सकते हैं। सप्लाई में 2 पॉइंट थे, गुड्स माने कि नहीं माने और सप्लाई है कि नहीं, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट, चंद्रा इज डाउटफुल वेदर ही कैन सीक एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू एन एक्टिविटी ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकन। चंद्रा को डाउट है कि भाई कोई ट्रांजेक्शन अगर वो कर चुका, उसके बाद एडवांस रूलिंग में ले सकता है कि? हाँ ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही लो एडवांस रूलिंग, बाद में भी ले सकता है, कंसल्टेंसी तो है, ठीक है। चंद्रा इज एप्रीहेंसिव दैट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में टेक ईयर्स। को लग रहा है कि सालों लग जाएंगे, नहीं 90 डेज लगते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये छोटा सा आंसर है, देख लो आप। क्या है? छोटा सा आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक चीज ध्यान रखना, प्लेस और सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते, और एडवांस रूलिंग उसी पर्सन को मिलेगी जो जाएगा, उसके फ्रेंड वगैरह को नहीं मिलेगी। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। तो एडवांस रूलिंग से क्वेश्चन आया तो ये जो मैंने आपको बताया या तो वहां से आएगा, या फिर ये दो केसेस, ये दो क्वेश्चन। किन किन मैटर में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो वो आपको पता ही है, चैप्टर्स के नाम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो अपन ने देख लिया, ये खत्म हो जाता है चैप्टर, ठीक है। अब आप आ जाओ ई वे बिल पे, आ जाओ ई वे बिल पे आ जाओ। ई वे बिल क्या बोलता है? ई वे बिल और लायबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस पे आओ पहले।
तो ई वे बिल छोटा सा चैप्टर है आपका। क्या बोलता है साहब ई वे बिल? देखो भाई, जब भी मूवमेंट होगा तो ई वे बिल होना चाहिए। ई वे बिल मतलब रास्ते के लिए आपके पास कोई बिल होना चाहिए। ई वे बिल, डिपार्टमेंट को सब जानकारी चाहिए, कहाँ से सामान जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब बताओ। जरूरी नहीं है सप्लाई हो तो ई वे बिल हो, मूवमेंट होगा तो भी ई वे बिल होना चाहिए। मूवमेंट होगा तो भी ई वे बिल होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है भाई। कब बनेगा ई वे बिल? जब 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान हो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। टीडीएस कटता है एक्सक्लूसिव पे, ई वे बिल कटता है इंक्लूसिव पे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे। ठीक है, 50,000 से ज्यादा का सामान हो, इनवॉइस वैल्यू पर इनवॉइस, इनवॉइस से लिंक्ड होता है ई वे बिल। अगर इनवॉइस का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनेगा। पर एग्जाम सप्लाई के केस में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को डर लगता है टैक्स की चोरी तो नहीं है। एग्जाम सप्लाई में टैक्स की चोरी नहीं है, तो कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब इन्होंने बोला दो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको कंपलसरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। वो दो केसेस हैं, दो केसेस हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जहां पे आपको कंपलसरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वैल्यू 50,000 से कम हो तो भी। अब वो दो केसेस कौन कौन से हैं? इन्होंने बोला कि अगर कोई प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सामान ट्रांसफर कर रहा है, इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है, इंटरस्टेट, तो वैल्यू कितना भी हो कंपलसरी ई वे बिल बनेगा। और अगर कोई पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट कर रहा है इंटरस्टेट, तो चाहे वैल्यू कितना भी हो ई वे बिल बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बिल टू शिप टू मॉडल का केस है, तो मूवमेंट तो एक ही बार हो रहा है ना ब्रो, भले ही बिल टू शिप टू हो, तो एक ही ई वे बिल बनेगा। सवाल आता है ई वे बिल कौन बनाता है? देखो, जो मूवमेंट करता है वो बनाता है। ई वे बिल दो पार्ट में बनता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जनरली पार्ट बी ट्रांसपोर्टर बनाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल रहती है। ठीक है, पर पार्ट ए कौन बनाता है? अगर मूवमेंट सप्लायर कर रहा है तो सप्लायर बना देगा। वैसे रजिस्टर्ड पर्सन ही ई वे बिल बना सकता है। अगर मूवमेंट रिसीवर कर रहा है तो रिसीवर बना देगा। अच्छा, सपोज करो कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसीवर बना देगा। रिसीवर अनरजिस्टर्ड, मतलब गवर्नमेंट को ई वे बिल से मतलब है, कोई भी बनाओ। ठीक है, सभी सारे अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट कह रही है एक पोर्टल है अलग से, उस पर जाके बनाओ फिर ई वे बिल, और बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, पार्ट बी की डिटेल्स ट्रांसपोर्टर भरेगा, ट्रक का नंबर वगैरह। पर सपोज करो आपका खुद का ही ट्रक है, तो फिर वो भी आप बनाओ, वो भी आप बनाओ। जब तक पार्ट ए और पार्ट बी दोनों नहीं बन जाएंगे तब तक आप मूवमेंट चालू नहीं कर सकते। लेकिन रेल के केस में, रेलवे के केस में मालगाड़ी से सामान जा रहा है सपोज करो, उस केस में पार्ट ए तो बना दो, पार्ट बी बिना बनाई आप मूवमेंट तो चालू कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी तभी मिलेगी जब पार्ट ए और बी दोनों आप क्या करोगे? दिखा दोगे डिपार्टमेंट को, तभी डिलीवरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? वरना नहीं मिलेगी। ना समझ में आया? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी भी क्लियर हो गया आपको। पॉइंट ये आता है कि भाई 50,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट होगा तो ई वे बिल बनेगा, एग्जाम सप्लाई में नहीं बनेगा। दो केसेस में कंपलसरी ई वे बिल बनेगा, इंटरेस्टेड जॉब वर्क और इंटरेस्टेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, क्या वैल्यू कितना ही हो फिर। अब देखो भाई, सपोज करो अगर आप सेम ट्रक में, मतलब आप सुनना मेरी बात, मेरे को कोई ऑर्डर मिला, दिल्ली से एक ऑर्डर आया, मेरे 5 मुंबई में ब्रांचेज हैं, एक अंधेरी में, एक दादर में, एक मरीन ड्राइव में, ऐसे 5 मुंबई में ब्रांचेज हैं। अब दिल्ली से ऑर्डर आया कि भैया हमको 60,000 का सामान चाहिए, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसने बोला 48,000 का चाहिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी।
इसने बोला 60,000 का चाहिए लेकिन वो एग्जाम सप्लाई है। इसने बोला कि 45,000 का चाहिए लेकिन वो एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। सपोज करो चार चार ब्रांचेस है मेरी, तो भाई देखो मेरे को इनवॉइस इस केस में ईवीबल बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा क्योंकि ये लेस देन 50,000 है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। ये एग्जाम्प्ट है तो भी नहीं बनेगा। ये 45,000 है एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, लेकिन इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी करोगे तो बन जाएगा। दो केसेस में ईवीबल बन रहा है, दो में नहीं बन रहा। अब आप सेम ट्रक से सामान भेज रहे हो दिल्ली, तो आप कंसोलिडेटेड ईवीबल भी बना सकते हो। मतलब इंडिविजुअल तो बनाना ही पड़ेगा, बट कंसोलिडेटेड भी बना सकते हो। कंसोलिडेटेड का कब बनेगा? जब इंडिविजुअल का बनेगा तभी कंसोलिडेटेड का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और ईवी बिल मूवमेंट पे बनता है, सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, यही क्वेश्चन पूछते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि अगर आप सपोज करो मेरे को सामान जयपुर से मुंबई ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं मेरी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे सामान लेके जा रहा हूँ, और ट्रांसपोर्टर अगर सेम स्टेट के अंदर है और 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में है, तो अगर मैं पार्ट ए बनाऊंगा तो भी चल जाएगा, पार्ट बी की जरूरत नहीं है। अभी किन किन केसेस के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है, तो वो हमने देखा कि अगर आप कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। नॉन मोटर व्हीकल से सामान ट्रांसफर कर रहे हो हाथी घोड़े से तो भी जरूरत नहीं है। ये वाला सामान कर रहे हो एलपीजी गैस वगैरह तो भी जरूरत नहीं है। करेंसी तो भी जरूरत नहीं है। यूज्ड पर्सनल हाउस होल्ड, घर आपका सामान शिफ्ट कर रहे हो, आप घर शिफ्ट कर रहे हो तो भी जरूरत नहीं है। क्या चोरी कर लोगे जीएसटी की इसमें? लोकल, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेके जा रहे हो तो भी नहीं बनाना ईवी बिल, क्योंकि गवर्नमेंट को डर रहता है ना कि भाई लूटपाट, पता चला डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि इस गाड़ी में गोल्ड जा रहा है, डिपार्टमेंट का आदमी चोर को खबर दे दे। करेंसी जा रही है तो भी नहीं बनाना। ठीक है। अगर नेपाल भूटान कार्गो जा रहा है तो भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है। एग्जाम सप्लाई जा रहा है तो भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है। अगर आप सामान तुलवाने के लिए वेट ब्रिज तक लेके जा रहे हो, धर्म कांटा तक, 20 किलोमीटर तक डिस्टेंस है, ठीक है, तो भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है, डिलीवरी चालान से काम हो जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टर के पास लेके जा रहे हो फैक्ट्री से, या आप ट्रांसपोर्टर से अपनी फैक्ट्री तक ला रहे हो सेम स्टेट में, तब तो 50 किलोमीटर तक पार्ट ए चाहिए। और वेट ब्रिज वाले के पास जा रहे हो तो 20 किलोमीटर तक डिस्टेंस है, तो कोई ईवी बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है। एग्जाम गुड्स के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट डी ऑयल के। डी ऑयल के केस में ईवी बिल की जरूरत है। अगर आप पेट्रोल डीजल अल्कोहल ये लेके जा रहे हो जो जीएसटी से बाहर है तो भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सवाल आता है ईवी बिल कितने देर के लिए वैलिड रहता है? इन्होंने बोला कि भाई 200 किलोमीटर तक डिस्टेंस है तो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। अब एक दिन कब से काउंट होगा? सपोज करो अभी बज रहे हैं 4:22। कौन सी डेट है? 10 नवंबर 2024। आपने आज ईवी बिल बना दिया और आपकी डिस्टेंस कितनी थी? 200 किलोमीटर थी। अप टू 200 मतलब 180 किलोमीटर है सपोज करो, एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। 200 से ऊपर होगा तो 2 दिन, अप टू 200 एक दिन, 200 से 400 2 दिन, 400 से 600 3 दिन, 600 से 800 4 दिन, ऐसे चलेगा। ठीक है। सपोज करो 180 किलोमीटर डिस्टेंस था, मतलब एक दिन। पता है कब से एक दिन कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 11 तारीख की रात को 11:59 PM पे। अभी आज मैं कभी भी बनाऊं, ये तो चलो अभी सुबह है, अगर मैं सुबह 10 बजे बनाऊं, सुबह 12 बजे बनाऊं, दिन के 3 बजे बनाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन की रात के 12 बजे तक चलता है। ठीक है। ठीक है। अगर डिस्टेंस 280 किलोमीटर होता तो 2 दिन के लिए वैलिड होता। अगर मैं अभी बना रहा हूँ 4:22 पे 10 तारीख को, तो वैलिड होता 12 तारीख को रात को 12 बजे। ठीक है। पर अगर मैं शिप एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा हूँ, शिप मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा हूँ जिसमें शिप भी आता है, शिप यूज कर रहा हूँ, तो 200 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर ही 1 डे की वैलिडिटी रहेगी, 20 किलोमीटर। अगर या तो शिप हो या भारी व्हीकल हो जिसमें खूब सारे टायर होते हैं ना, ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो उस केसेस में 20 किलोमीटर की लिमिट रहेगी, ना कि 200 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है भैया।
ईवी बिल आप चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। जब से आपने ईवी बिल बनाया तब से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है जी, समझ में आया ईवी बिल? बस यही था ईवी बिल। ठीक है, अब बताओ आगे क्या लें। चलो लाइबिलिटीज अंडर सर्टेन केसेस में आ जाओ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे। देखो जॉब वर्क के केस में क्या होता है, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ, आधे घंटा निपटाते हैं। कस्टम तुम बताओ, मेरी कस्टम मैराथन से करोगे या खुद से? वॉट एवर यू विल से आई विल डू। मतलब कस्टम मैराथन में तो सब कवर करवाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ जीएसटी तो यार 80 मार्क का जीएसटी आता है ब्रो, मजा आ गया क्या? 3 नंबर। ठीक है, चलो अब इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनना। तो जॉब वर्क के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सामान भेजता है। जिस दिन प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सामान भेजे, अगर इनपुट भेजा तो वो उसको 1 साल में लौटाना पड़ता है। सपोज करो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सामान भेजा 10 नवंबर को, जो कि जॉब वर्कर को मिला 15 नवंबर को। 10 नवंबर 2024 को प्रिंसिपल ने सामान भेजा, जो कि जॉब वर्कर को मिला 15 नवंबर 2024 को। इनपुट भेजे, वो जॉब वर्कर को कब तक लौटाने पड़ेंगे? 1 साल के अंदर। 1 साल कहां से? जिस दिन प्रिंसिपल ने भेजे, जिस दिन मिले तब से नहीं, जिस दिन भेजे तब से। तो वो लौटाने पड़ेंगे 9 नवंबर 2025 तक। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर कैपिटल गुड्स हैं तो 3 इयर्स, इंस्टेड ऑफ 1 ईयर इट विल बी 3 इयर्स, अगर कैपिटल गुड्स है तो। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने 10 नवंबर 2024 को किसी पर्सन को बोल दिया जिससे मैं सामान खरीदता हूं, कि मैंने कहा यार तू डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ भिजवा दे, मेरे यहाँ क्यों भिजवा रहा है? उसने कहा ठीक है, उसने जॉब वर्कर के भिजवाया, कोई थर्ड पर्सन है, मैंने नहीं भिजवाए, उसने भिजवाए सामान, और वो जॉब वर्कर को मिले 15 नवंबर 2024 को। अब जॉब वर्कर को सामान लौटाना कब से पड़ेगा? 1 साल के अंदर। 1 साल कब से काउंट होगा? अब 15 नवंबर से काउंट होगा, ना कि 14 नवंबर, ना कि 10 नवंबर। अब उसको लौटाना पड़ेगा 14 नवंबर 2025 तक लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सर गोस्ट स्टोरी सुना दो। चुड़ैल थी। पहली बात तो होता ही नहीं कुछ, यू बिलीव इन गॉड नथिंग, बट बता दो, चलो स्टोरी, कहानी है, कहानी। चुड़ैल थी, बैठी थी, ही कर रही थी। मैंने उसको पास बुलाया, गले लगाया, दर्द समझा, दोनों बैठे। चुड़ैल और हमारी मेरी अच्छी दोस्ती हुई। मेरे को नहीं आ रही स्टोरी, इधर देखो, ध्यान से सुनो। कब से लिखे जा रहा है गोस्ट स्टोरी, गोस्ट स्टोरी, गला बैठ गया यहाँ पे। इधर इधर देखो अब, ध्यान से सुनना। समझ में आया आपको जॉब वर्क वाला? ठीक है भाई, जॉब वर्क के केस में कंपलसरी ईवी बिल बनता है, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता है तो वो आपको देख लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अगर जॉब वर्क प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को कुछ मोल डाइज वगैरह दे रहा है, वो उसको लौटाने की जरूरत नहीं है। इनपुट या कैपिटल गुड्स को लौटाने की जरूरत है, पर मोल डाइज वगैरह लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो
क्लियर है। एक और पॉइंट है कि देखो, अगर प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को सामान देता है ना, तो वो प्रिंसिपल को अपने रिटर्न में बताना पड़ेगा ITC 04 के अंदर। अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो साल में एक बार 25 अप्रैल को। और 5 करोड़ से ज्यादा है तो साल में दो बार, एक बार 25 अप्रैल और एक बार 25 अक्टूबर। 25 अप्रैल और 25 अक्टूबर, फिर साल में दो बार, 25 अप्रैल और 25 अक्टूबर। ठीक है, चलिए भाई, ईमानदारी से लाइक है अपने, लाइव लाइक सब। अभी अपने काम के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। डन हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। अगर जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल का सामान बेचा तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में काउंट होगा, ना कि जॉब वर्कर के टर्नओवर में। ठीक है भाई। अब आप आओ, मिस लाइबिलिटीज अंडर सर्टेन केसेस। इसमें दो सेक्शन है काम के, जो बता देता हूँ, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 111 000 बोल दे एक बार। 111 000 111 000। अरे कुछ भी बुलवा लो यार, अब तुम लोग जाने वाले हो वैसे। अच्छा बैच था वैसे बहुत। आई विल मिस यू पीपल। ऑनेस्टली आई विल मिस यू। मेरी मेरे शोकेस में है ना, तुम लोगों के दिए हुए इतने सारे गिफ्ट्स हैं, मैं फोटो खींच के भेजूँ। इधर आओ, लाइबिलिटीज अंडर सर्टेन केसेस। बढ़िया बैच था। फाइनल लेवल पे आके अटैचमेंट कम ही लोगों से होता है। तुमको भी हो गया, मेरे को भी हो गया। चलो इधर आओ। 18। कभी वो पर्दा था ही नहीं, है ना, एज अ फ्रेंड की तरह कटा है लाइफ, पूरा बैच। तुम लोग भी कुछ भी बोल रहे हो, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एकदम तो ना कि एकदम सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव वैसा बैच का। मतलब किसी ने एक भी जगह कहीं पे भी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखा। तो ना कि पढ़ते हैं तो 100 में से 5 तो कर ही देते हैं। चलो साहब, आगे बढ़ते हैं साहब। लायबिलिटीज अंडर सर्टेन केसेस, ये क्या बोलता है? क्या बोलता है साहब ये बोलता है कि अगर आप अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, सपोज करो आपने 10 नवंबर को अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो 10 नवंबर से तक की जो भी लायबिलिटी है वो तो आप ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हो, दोनों, न्यू ओनर और पुराना ओनर। पर 10 नवंबर के बाद की लायबिलिटी जो है उसमें सिर्फ न्यू ओनर लायबल होगा, पुराना ओनर लायबल नहीं होगा। न्यू ओनर ही लायबल होगा, पुराना ओनर लायबल नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट के केस में दोनों लायबल होंगे। अब सेक्शन नंबर 87 ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ये ऐसा बोलता है साहब, सेक्शन नंबर 87, लायबिलिटी इन केस ऑफ अमेलगमेशन। स्पेशल थैंक्स टू कयूर सर। आप सब लोग कयूर को अच्छे से जानते होंगे, फैमिली की तरह ही है, फॉर मी इज लाइक अ ब्रदर ओनली। लाइक का क्या, इज अ ब्रदर ओनली। अभी जग रहा है पूरी रात, टाइम स्टैम्प नोट कर रहा है, मैराथन खत्म होगा सबसे पहले टाइम स्टैम्प डाल देगा। कुछ लोग होते हैं ऐसी, जिंदगी में आते हैं मतलब, तो ही इज वन ऑफ दैम। हर बैच को उससे वो अटैचमेंट हो जाता है, उसको भी अटैचमेंट रहता है। एनीवेज इधर आओ,
अमेलगमेशन, मर्जर, सेक्शन 87। ठीक है, इज अ सच अ काइंड सोल। ठीक है साहब, इधर देखो। देखो भाई, अभी दो कंपनीज हैं। अपन ने क्लास में क्या एग्जांपल लिया था? एग्जांपल ये लिया था कि लवली, लवली लिमिटेड और लेमन लिमिटेड, लवली लिमिटेड और लेमन लिमिटेड क्या होना चाहते हैं? एक होना चाहते हैं। इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन डाली कि हम दोनों एक होना चाहते हैं। एप्लीकेशन डाली थी सपोज करो 14 नवंबर को। कोर्ट का ऑर्डर आया 14 फरवरी को कि लवली और लेमन को अमेलगेमेट किया जाता है और आज से इनका नाम है लेलो लिमिटेड। लेलो लिमिटेड, बैक डेट से कोर्ट ने इनको अमेलगेमेट कर दिया, 14 नवंबर से अमेलगेमेट कर दिया, और ये अब लेलो लिमिटेड बन चुकी है। सवाल ये आता है कि भाई 14 तारीख से, 14 नवंबर से 14 फरवरी के बीच में बहुत सारा सामान लवली ने लेलो को ट्रांसफर किया था। सॉरी, बहुत सारा सामान लवली ने लेमन को सप्लाई किया था और बहुत सारा सामान लेमन ने लवली को सप्लाई किया। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को कुछ ट्रांजेक्शन तो किए ही थे ना भाई। ये इनके टर्नओवर में ऐड होंगे कि नहीं होंगे? लॉ मेकर बोलता है देखो, भले ही बैक डेट से ऐड कोर्ट ने एक कर दिया, लेकिन 14 नवंबर से 14 फरवरी के बीच में दोनों के पास सेपरेट रजिस्ट्रेशन था, तो इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में टर्नओवर में तो ऐड होगा। 14 फरवरी के बाद ऐड नहीं होगा, वो फिर एक ही माना जाएगा, लेकिन 14 नवंबर से 14 फरवरी के बीच में जो आपस में इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुए ना, वो इनके रेस्पेक्टिव टर्नओवर में ऐड होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के भी निपटा दो इसको। डन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू यार, इतने लोग आए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे थे, अच्छा लगा मुझे। देखते हैं ईमानदारी से, सब लोग देखते हैं। मुझे लगता था लोग जानते नहीं हो, जानते हैं। आप लोग एडवर्टीजमेंट कर देते हो मेरा। पढ़ लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, है ना? मान के चल लेना कि एग्जाम में आएगा ये। भाई एक चीज़ बोलूँ तुमको दिल से, कस्टम में है ना, मेरी मैराथन के अलावा कुछ मत करके जाना, बस कर लेना भाई, उसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, वो 3 घंटे 20 मिनट का वीडियो है, उसको कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा टाइम देना वर्थफुल नहीं है 15 नंबर के लिए। और एफटीपी में मेरा एक छोटा सा रिवीजन वीडियो है, लास्ट अटेम्प्ट में लिया था, वो देख लेना भाई। क्यों, क्यों पागलपंती करनी है? कस्टम 4-5 घंटे लगा दो, ऐसे मत करना। ये देख लेना फटाफट, और क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं उस मैराथन में सारे, हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन डन। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। और एज सच एक ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला केस है। इसके केस में क्या है देखो,
कि अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, अगर जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा है उसके 1 मंथ के अंदर अगर उसने इंटीमेट कर दिया ऑफिसर को, सपोज करो 10 नवंबर को रिटायरमेंट ले रहा है, 10 दिसंबर तक इंटीमेट कर दिया तो वो 10 नवंबर तक ही लायबल रहेगा। और अगर 10 दिसंबर तक भी इंटीमेट नहीं किया तो जिस दिन इंटीमेट करेगा, सपोज करो 15 दिसंबर को इंटीमेट कर रहा है, तो वो 15 दिसंबर तक लायबल रहेगा। ठीक है, ठीक है, बस बहुत है इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है, एक काम करो, अब असेसमेंट एंड ऑडिट कर लेते हैं एंड में थोड़ा सा। ठीक है, असेसमेंट एंड ऑडिट कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन सेक्शन 87 पे क्वेश्चन आना चाहिए अब की बार, बहुत दिन हो गए। पता है रिसोर्सेज पूरे हैं भाई, आईटीसी का भी क्विक रिकैप वीडियो डाल रखा है। मतलब बोलते हैं ना कि किसी को पूरा नहीं करना तो छोटा कर लो, पर अब आपके ऊपर है, पहले से जिसने पढ़ रखा होगा उससे उसके लिए बेनिफिशियल है। अभी देखो, चलो इधर आ जाओ, असेसमेंट एंड ऑडिट, चैप्टर नंबर कौन सा है? असेसमेंट एंड ऑडिट 12। तो कल क्या करना है आपको, उसका मैंने पूरा प्लानर डाल रखा है, तो देख लेना आप। तो कोई क्या बोलता है असेसमेंट एंड ऑडिट, ये ऐसा बोल रहा है कि भाई सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट सुन लो, प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर अगर आप वैल्यू और रेट डिटरमाइन नहीं कर रहे तो आप डिपार्टमेंट के पास प्रोविजनल असेसमेंट में जाओगे। ठीक है, आप कहाँ जाओगे, प्रोविजनल असेसमेंट में जाओगे आप डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, और जब से आप प्रोविजनल असेसमेंट में जाओगे उसके 90 डेज के अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा आपको, उसके 90 डेज के अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा आपको, प्रोविजनल असेसमेंट दे देगा। साहब आप प्रोविजनल असेसमेंट में गए, 90 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको प्रोविजनल असेसमेंट दे देगा। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट में आप जाओगे, सुनना मेरी बात, कि 90 डेज के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट मिल जाएगा। जब से प्रोविजनल असेसमेंट मिला कि 6 मंथ्स के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। डिपार्टमेंट है, ये 6 महीने के अंदर आपको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड 6 महीने से और बढ़ा सकता है डिपार्टमेंट, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो, और कमिश्नर चाहे तो 4 साल से और बढ़ा सकता है। मतलब फाइनल असेसमेंट कितना टाइम में आएगा, वैसे तो 6 महीने में आएगा, ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 6 महीने से और बढ़ा सकता है, और कमिश्नर चाहे तो 4 साल से और बढ़ा सकता है, 6 + 6 + 4। ठीक है, अभी जब से प्रोविजनल असेसमेंट आया, सपोज करो प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट में कुछ डिफरेंस है, आपको कुछ पे करना है, ज्यादा लाइबिलिटी आ गई फाइनल में, ड्यू डेट से जितना अमाउंट ज्यादा है ना, जब से ड्यू डेट है और जब तक आप एक्चुअल में रीपेमेंट नहीं कर देते, आपको 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर कुछ रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के 60 डेज में अगर रिफंड मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट मिलेगा 61st डे से 6% की रेट से। ठीक है, 61 बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। अगर आपका मैटर स्क्रूटनी में चला गया तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा जिसका रिप्लाई आपको 30 डेज में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं करा तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो डिपार्टमेंट आपकी 65 में ऑडिट कर सकता है, 66 में स्पेशल ऑडिट कर सकता है, CA CMA वाली, 67 में इंस्पेक्शन सर्च इंसिडर जो भी देखा, 73 74 में डिमांड एंड रिकवरी का नोटिस दे सकता है आपको। ठीक है, अगर आप GST में रजिस्टर्ड तो रिटर्न ही नहीं भर रहे तो डिपार्टमेंट आपको पहले नोटिस भेजेगा 15 दिन का, फिर आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा। आप चाहो तो जब से डिपार्टमेंट ने आपका बैच जजमेंट असेसमेंट किया ना, उसके 60 डेज के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो तो बैच जजमेंट असेसमेंट ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। प्लस 60 डेज का एक्सटेंशन और दे सकता है डिपार्टमेंट आपको, लेट फीस लेगा उस केस में। देखो अगर आप बैच जजमेंट असेसमेंट विड्रॉ करना चाहते हो तो आप 60 डेज में फाइल कर दो, 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 5,000। लेकिन अगर आपने 60 दिन में भी रिटर्न फाइल नहीं करी
तो उसके बाद भी 60 दिन और मिलेंगे, उस केस में 200 रुपये पर डे की पेनल्टी देगी 60 दिन के बाद। ठीक है। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो रिटर्न ही नहीं भर रहा, लेकिन वो उसको टैक्स जमा कराना चाहिए था। किस कारण से अनरजिस्टर्ड है? बहुत रीजन है, आप ही देख लो, है ना। रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, रिटर्न नहीं भरी, ये बहुत रीजन है ना, कैंसिल हो गया उसका रजिस्ट्रेशन। तो भाई उस केस में भी उसका बैच इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बैच इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं होगा उसका। तो रजिस्टर्ड पर्सन का तो बैच इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया जा सकता है, अनरजिस्टर्ड का नहीं। समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या बोलता है कि भाई डिपार्टमेंट को लग रहा है कि अगर इमीडिएट असेसमेंट नहीं करा तो डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को लॉस होगा, तो डिपार्टमेंट आपको समरी असेसमेंट कर देगा। समरी असेसमेंट भी विड्रॉ हो सकता है जब से असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, या तो सू मोटो खुद ऑफिसर कर देगा, या आप एप्लीकेशन भेज दो 30 डेज के अंदर। तो देखो 62 वाला जो असेसमेंट था वो 60 डेज में विड्रॉ होगा, 60 + 60, और ये 30 डेज में विड्रॉ होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ऑडिट सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है, कितने टाइम में खत्म करनी होती है? 3 महीने के अंदर, प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन और मिल सकता है। 66 में सीए या सीएमए ऑडिट करेगा, कितने टाइम में खत्म करनी पड़ेगी? 90 + 90 डेज, 90 + 90 डेज के अंदर खत्म। ठीक है। चलो अब इतना मोर देन सफिशिएंट है। कल कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, वो देखना, और कल खुद का पढ़ो। मेरे को लग रहा है दिक्कत आएगी नहीं। 80 नंबर का जीएसटी है, काफ़ी चीज़ें अपन ने करी। आईटीसी के भी कुछ हर जितने भी ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट थे, और आईटीसी का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का वीडियो है, वो भी कल लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। मेरी तरफ से आई एम ऑलवेज देयर, परसों सुबह तक व्हाट्सएप मैसेज कॉल जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। जो भी डाउट्स हो आई एम देयर। डोंट फील लाइक कि पैनिक हो रहा है कुछ। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव। डोंट रिग्रेट ऑन पास्ट, जो गलतियां हो गई वो हो गई। बी पॉजिटिव। जिस आदमी का पॉजिटिव माइंड है ना, तो भगवान भी साथ देता है। अच्छे कर्म करो, आप अच्छा कर ही रहे हो, अच्छा ही होगा आपको, गलत नहीं होगा। ठीक है। और अभी थोड़ी आवाज़ बैठ गई है, बाकी रश्मीत कौर है ना, बाकी आई विश, मतलब आई नो दैट आप लोगों के साथ बेस्ट ही होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इतने सारे लोग अभी तक हैं एंड तक। और ठीक है, क्वेश्चंस की एलडीआर मैंने आपको शेयर कर रखी है। क्वेश्चंस करने नहीं करने, देखो भाई पन्ने पलटने हैं। स्पेशली एलडीआर क्वेश्चंस को देख लेना आईटीसी चैप्टर वगैरह में। अभी ज़्यादा आप सोचो कि सब कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है। सब कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए वो कर लो। ठीक है। अभी सुबह बैठो 11 बजे से, और चलो अगला दिन, कल का दिन भी आपके पास। ठीक है। आखिरी मेहनत है, जितना कर सको कर लो। अभी अपन ने काफ़ी लिंकेज वगैरह कराया, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब बहुत चीज़ें ईजी लगेंगी, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। जो शुरुआत के चैप्टर जो ज़्यादा टाइम लेते हैं ना, वो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे अब आपके। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। यूर प्लान टू डू कस्टम्स ऑल्सो, बट नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता फिर। इट्स बेटर टू डू थिंग्स गुड इन अ गुड वे, rather to just hurry up and rush, से फर्क नहीं पड़ता। Thank you so much, and it was really nice time with you guys, entire batch, lifetime memories है। Thank you so much, thank you so much for loving me this much। ठीक है। चलिए, I'm always there and will be there even after will be CA। वो बॉन्ड आज से 3 साल 4 साल पुराने बच्चों के साथ भी और आप लोगों के साथ भी रहेगा। ठीक है। चलो अभी सो जाओ, टेक अ नाइस स्लीप, टाइम्स वगैरह डाल देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, मैं और ले लेता लेकिन क्या गड़बड़, कुछ खाया वाया भी ना इस चक्कर में। चलो बाय बाय।